हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका लेसन चल रहा था केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया था। भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन सी थी, स्लो रिएक्शन थी, फास्ट रिएक्शन थी। फास्ट रिएक्शन में सभी आयनिक रिएक्शन आती हैं। स्लो रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था वो थी लोहे पर जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन लिखनी बताई थी कि भैया आपको लिखनी आनी चाहिए कि कैसे अपने लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग रेट हम कैसे निकालते हैं, वो आपको मैंने बताया था। अब जिसने नहीं किया था उसको मैं दोबारा एक बार रिवाइज बता देता हूँ कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग कैसे लिखना होगा, हम इसको लिखेंगे डेल ए, मतलब ए की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल टी, मतलब टाइम के साथ ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है रिएक्टेंट है और समय के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, माइनस। अगर इस ए के आगे कोई स्टाइक्योमेट्रिक लगा हुआ है, स्टाइक्योमेट्रिक मतलब रस समीकरणितीय गुणांक, मतलब कोई भी मैथ की संख्या 2, 3, 4, 5, तो उसको हम यहाँ पर इसके साथ अपॉन में लिखते हैं, 1/a, ठीक है। ऐसे ही इसको लिखेंगे इक्वल डाल के, ध्यान रखना इक्वल डाल के लिखना है, बराबर डाल के, -1/b डेल बी अपॉन में डेल टी, मतलब डेल बी की कंसंट्रेशन डेल टी के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो 1/c डेल सी अपॉन में डेल टी हो रहा है। उसके बाद लास्ट 1/d ये डेल डी अपॉन में डेल टी हो रहा होता है, ठीक है। ये अपन ने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन की, ऐसे आपको ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैंने आपको एग्जांपल भी शायद दिया था PCl5 का, चलो एग्जांपल ले लो। PCl5 जब टूटता है तो ये देता है PCl3 और Cl2 देता है। PCl5 जब टूटता है तो ये हमको क्या देता है, PCl3 और Cl2 देता है। तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका रेट या अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, माइनस डेल PCl5 है, सॉरी ये PCl5 अपॉन में डेल टी, मतलब टाइम के साथ PCl5 की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इक्वल टू डेल PCl3 अपॉन में डेल टी, इक्वल टू डेल Cl2 अपॉन में डेल टी। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये प्लस में आएगा, यहाँ आप डेल लिखो चाहे डी लिखो, एक बार के लिए चलो ये मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डेल का मतलब ऐसा डिफरेंस जिसको आप मेजर कर सको, डी अगर लिख दूंगा तो ऐसा डिफरेंस जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। दूसरा मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई बताई थी, अभिक्रिया वेग की इकाई बताई थी, वो बताई थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वैसे तो थ्योरी का है, बट उसके बारे में आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। देखो प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपने मान लो ये एक चौक है, ये टेस्ट ट्यूब ली है, आप इसमें कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, आपने इसमें लिक्विड डाला या कोई सॉलिड डाला और आप इसको गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, ठीक है, या इसका पेस्ट बना रहे हो, या इसको सॉलिड कर रहे हो, या लिक्विड से इसको गैस में चेंज कर रहे हो, तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। भाई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, आपका रिएक्टेंट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, प्रोडक्ट भी आपका सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात ये आ रही है कि जो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि कोई भी रिएक्शन में आपने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, वो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी। या घरेलू एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आपने घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, भरा हुआ 14.2 किलो का गैस सिलेंडर है,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर गैस के अंदर जितना भी प्रेशर बन रहा है ना वो उस गैस की मात्रा पे भी डिपेंड करेगा। या फिर कोल्ड ड्रिंक के अंदर अपन ने गैस भरी, भाई कोल्ड ड्रिंक है उसमें आपने गैस भरी, तो वो जितनी भी गैस डिजोल्व हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, जितनी भी आपकी रिएक्टेंट है मतलब जितना भी आपका गैस है उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगी, उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है। तो देखो किसी भी रिएक्शन का रेट समानुपाती किसके होता है, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब जैसे जैसे आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। भाई जैसे जैसे आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। भाई आग है, आग के अंदर मान लो आपने पेट्रोल डालना शुरू करा तो रिएक्टेंट क्या है, पेट्रोल है। आप पेट्रोल डालोगे तो रिएक्शन क्या होगी, और तेज होगी। ये वही वाली बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्शन क्या होगी, आगे कंप्लीट होगी। जैसे आपने एक लॉ करा था 11th के अंदर, ला सेतालिए का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ली चैटरले लॉ। ठीक है। एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम में बताया था, देखो ये रिएक्टेंट है और इस तरफ क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है। साइंटिस्ट ने ये कहा, ला सेतालिए ने या ली चैटरले जिसको आप बोलते हो, उसने ये बोला कि अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो आपकी रिएक्शन कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन आपकी कहाँ पर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है। रिएक्शन अगर रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो आगे की दिशा में अभिक्रिया होगी और अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाते हो तो पीछे की दिशा में अभिक्रिया होगी। ठीक है। इतनी क्लियर है। दूसरा फैक्टर कौन सा करता है, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति का मतलब है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की प्रकृति का मतलब है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब देखो क्या होता है, सेकंड, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है आपका रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि भाई रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी कि स्लो होगी। ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे अपन बात करते हैं, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो आप एक इंक की डब्बी ले ली, मान लो आपने स्याही की डब्बी ली आपने। ठीक है। ये चौक है, आपने स्याही की डब्बी में क्या हुआ, चौक को डुबो दिया। आपने स्याही की डब्बी में चौक को क्या हो गया, डुबो दिया। एक टाइम ऐसा आएगा ये चौक गीला हो जाएगा। ठीक है। ये चौक आपका क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। और चौक को डुबोते ही अगर आप बाहर निकालोगे तो सरफेस गीली होगी। चौक को कुछ देर रखा रहने दोगे स्याही में तो धीरे धीरे चौक अंदर से क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अब बात ये आ रही है कि चौक को रखने के बाद जो भी आपका टाइम लगा है वो किस पे डिपेंड करा, इस चौक की स्ट्रक्चर पे ही तो डिपेंड करा। अगर इसी चौक को मैं कूट के बारीक पीस दूं, इसी चौक को मैं कूटूं और बारीक पीस के पाउडर बना दूं और स्याही में जैसे ही डालूंगा तो हाथों हाथ क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। मतलब ये कि सॉलिड के ऊपर आपने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन होने में टाइम लगा, लिक्विड के इसको पीस के पाउडर कर लिया तो रिएक्शन का टाइम क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड, अलग अलग रिएक्शन पे डिपेंड होता है ये भी चीज़ें। अगर आपका रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड होती है। जैसे आप लैब में कभी आयनिक रिएक्शन करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में आपने मान लो ले लिया NaCl, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया, NaCl, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया AgNO3। ठीक है। जब दो AgNO3 की टेस्ट ट्यूब ये होगी, ये NaCl की टेस्ट ट्यूब होगी, जैसे ही आप AgNO3 को NaCl में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा प्लस NaNO3 मिलेगा, AgCl मिलेगा और NaNO3 मिलेगा। तो अब बात ये आ रही है कि ये जो आपको AgCl मिला, ठीक है, ये सारी रिएक्शन किस में हुई है, आयनिक रिएक्शन हुई है। पानी के अंदर आपने NaCl डाल के घोल लिया, इसके अंदर पानी डाला थोड़ा सा, NaCl डाल के क्या कर लिया, घोल लिया। आप NaCl पाउडर ले लो और AgCl पाउडर ले लो, दोनों को मिलाओ तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। आपने इसको लिक्विड में चेंज करा और फिर आपने रिएक्शन कराई है तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, होगी। मतलब ये कि रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। उसके बाद थर्ड फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है, थर्ड फैक्टर आपका जो इफेक्ट करता है वो करता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट मतलब ठोस अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल।
ठोस अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है, आपको एक रिएक्शन कराई थी कई बार मैंने, ये है आपका एथीन, ठीक है, जिसको आप वनस्पति तेल बोलते हो। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराई थी निकल की प्रेजेंस में, क्या बनाया था CH3 और CH3, ठीक है। अब आपको पता है ये निकल आपका क्या है, सॉलिड है, ये निकल क्या है, सॉलिड है। ये यहाँ पे कैटालिस्ट है, आप इसको कैटालिस्ट को एक एज ए रिएक्टेंट भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि ये निकल है ना, अगर इस निकल की सरफेस पे अपन रगड़ कर देंगे, मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, इसका बढ़ा दिया, तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। सारे एग्जांपल छोड़ो, ये दीवार है, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, अपने को इस पे कोई कलर करना है तो अपन पहले क्या करते हैं, इस पे रेग मार्क मारते हैं, ये सॉलिड है, और इस पे आप क्या करते हो, रेग मार्क मारते हो। जैसे ही आप इस पे रेग मार्क मारोगे ना, रेग मार्क मारने से क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसमें चिकनाईपन आ जाएगा, छेद से खुल जाएंगे, जिसके कारण इस पे जब कलर का ब्रूस मारा जाएगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर इस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी रेग मार्क मारने के कारण, इसीलिए कलर करने से पहले रेग मार्क मारा जाता है। आगे बात समझ में। तो सॉलिड जो रिएक्टेंट होता है, दीवार आपकी सॉलिड रिएक्टेंट है, आपने उसको क्या करा, रेग मार्क मार के उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिससे कलर करा तो क्या होगा, रंग आएगा, ठीक है, इतनी चीज होगी। उसके बाद है चौथा फैक्टर, कौन सा इफेक्ट करता है, टेम्परेचर। चौथा फैक्टर कौन सा इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर, ताप। देखो भाई टेम्परेचर किसी रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, आपने इसमें क्या ले लिया, पानी ले लिया, साथ में आपने शुगर ले ली, चीनी ले ली, ठीक है, आपने पानी में चीनी घोली, नॉर्मल टेम्परेचर पे घुलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इस बीकर को गर्म करना शुरू कर दिया, तो चीनी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगी, चीनी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन क्या होती है, तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्ट आपको आसानी से मिलता है, ठीक है। फिर क्या इफेक्ट करता है, पांचवा पॉइंट आपका इफेक्ट करता है, वो करता है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। पांचवा उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। देखो भाई उत्प्रेरक क्या होते हैं, आपको पता है, उत्प्रेरक या कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था एथीन पे हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई थी निकल की प्रेजेंस में। निकल क्या है, कैटालिस्ट है, ये इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कम टाइम में करा देगा, मतलब बहुत फास्ट करा देगा, तो अपने को क्या बन जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। अब मान लो ये करता क्या है, ये सिर्फ इतना करता है कि ये मान लो ये टेम्परेचर हो गया, ये क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। एक तरफ क्या हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, एक तरफ आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। मान लो कोई नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, उसमें एक तरफ रिएक्टेंट है, एक तरफ प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हो रही है जब आपने कैटालिस्ट इसमें नहीं डाला। जैसे ही आप इसमें कैटालिस्ट डालोगे तो आपको पता है ना, रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA, सक्रियण ऊर्जा EA। कैटालिस्ट डालने से क्या होगा, आपको एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये तो हो रही है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है, वो हो रही है कैटालिस्ट की एब्सेंस में। भाई कैटालिस्ट डालते रिएक्शन को क्या हुआ, शॉर्टकट रास्ता मिल गया और आपकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो अब देखो, सुनो मेरी बात, ये टॉपिक के अंदर इतनी चीज़ है, NCERT के अकॉर्डिंग ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और सिंपल सा इसका क्वेश्चन आता है 12th के अंदर कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है तो पॉइंट पूछता है तो पॉइंट बता दो, और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही टॉपिक कराता हूँ। नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू बच्चों।